हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, यह पार्ट 2 है आपका। और जिसमें आज हम देखेंगे बंगाल को के बारे में, जो वहाँ पे एक क्षेत्रीय भाषा है ना, जो क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ है बंगाली भाषा का, ये सब बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें एक अजीब बात ये है, जो कि बंगाली भाषा जो है बंगाल में बोली जाती है, वहाँ पर क्या बोलना चाहिए, पहले से नहीं थी वहाँ पर, है ना। ये होता है ना कि वहाँ पे जैसे आपका उड़ीसा में है, उड़िया है, वहाँ पे बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी है, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा यूज़ की जाती है। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा। लेकिन बंगाल में क्या है, बंगाल में जो भाषा बोली जाती है बंगाली भाषा, ये बंगाली भाषा नहीं बोली जाती थी। वहाँ पे जो संस्कृत भाषा है बोलते हैं, उससे उद्भव हुआ है। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं इसमें कैसे कैसे विकास हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है, देखो, जैसे किसी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। हम किसी के बारे में हमको जानना है, पहचानना है, या उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम उसका नाम पूछते हैं, उसका क्षेत्र पूछते हैं, उसकी भाषा लैंग्वेज क्या है ये पूछते हैं। उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वो इंसान कहाँ का है, हम पहचानते हैं, है ना। सेम वही इसमें बताया गया है कि अगर हम किसी को जानना है, पहचानना है, तो क्या करेंगे, हम उसका निवास स्थान पूछेंगे, उसकी भाषा पूछेंगे, है ना। लेकिन बंगाल में क्या है, बंगाल में हमेशा बंगाली या बांग्ला नहीं बोला करते थे। अभी क्या है, बंगाली भाषा यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें बंगाली भाषा यूज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज बंगाली भाषा है, जो कि बोला जाता है कि संस्कृत भाषा से निकली है। ठीक है, जो बंगाली लैंग्वेज है, जो भाषा है, किससे निकला है, तो संस्कृत भाषा से निकली है। बताया जाता है कि प्रारंभिक ईसा पूर्व यानी प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के, यानी आपका ईसा पूर्व मतलब क्या है, आपका यीशु के जन्म से पहले का समय, है ना। यीशु के, है ना, ईसा पूर्व मतलब क्या है, यीशु के जन्म के पहले का समय। हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हमने उसमें पूरा पढ़ा है ना, पढ़ रखे हम लोग कि जो ईसा पूर्व है ये सब क्या होता है। तो एक बार आप अच्छे से उसको देख लें वीडियो, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ईसा पूर्व क्या है, आपका यीशु के जन्म के पहले का समय। जैसे आपका सिकंदर का जन्म हुआ था, है ना, कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो सिकंदर थे उनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। यानी क्या है, ये ईसा मसीह के जन्म के 356 साल पहले का समय है। ठीक है, जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के 356 साल पहले का समय है ये। ठीक है, तो वही बताया गया है इसमें। प्रारंभिक जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चला है कि बंगाल के लोग संस्कृत की भाषा से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। ठीक है, जो बंगाल के लोग हैं संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ठीक है, ऐसे माना गया है। तो फिर ये भाषा कहाँ से आया है, इसको पढ़ेंगे इसमें आगे। और उसके बाद आपका बताया गया है, जो ये आपका ताल पृष्ठ देख सकते हो आप, तालपत्र है, ये पांडुलिपि में पाया गया है। कब का है ये रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ये बंगाली रामायण के तालपत्र का है। ठीक है, ये पांडुलिपि का है। ठीक है, और आगे इसमें ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध बनने लगे। ठीक है, जो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे वाणिज्यिक संबंध भी बनने लगा, और इसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ा होगा, ऐसा माना गया है। ठीक है, जो उस समय क्या हुआ, वाणिज्यिक संबंध के कारण वहाँ पर क्या हुआ, संस्कृत का प्रभाव बढ़ा होगा। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी जो शासक थे, वे क्या हुए, उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, जो चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासक ने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया होगा। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे ब्राह्मण का वहाँ पर बसना प्रारंभ हुआ, और ऐसे में वहाँ पर जो गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा जो सांस्कृतिक प्रभाव भी क्या हुआ, अधिक बढ़ने लगे। और वहाँ पर शताब्दी में जो चीनी यात्री वेन सॉन्ग जब आया था यहाँ पर, तो उसने पाया कि जब वह आया तो वहाँ पे जो बंगाली लोग थे, वहाँ पर सभी लोग संस्कृत से संबंधित भाषा का इस्तेमाल करते थे।
ठीक है, ऐसा है नहीं है कि कुछ और भाषा बोलते थे। उस समय क्या पाया गया कि वहाँ पर संस्कृत से संबंधित भाषा का इस्तेमाल वो करते थे, बोला बोला जा रहा था उस समय। और उसके बाद 8वीं शताब्दी के पास में जो पाल शासक के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, जो हमने क्या किया है अध्याय 2 में पढ़ा है। और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाली पर सुल्तान का शासन रहा। ठीक है, अध्याय 3 में हमने इसको भी कंटिन्यू किया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और 1586 में अकबर ने बंगाल को जीता और इससे सूबा कहा जाने लगा। ठीक है, इसको क्या मानने लगे वो लोग, सूबा का वो लोग उपाधि दी यानी मानने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रशासन की भाषा फारसी थी। ठीक है, जो यहाँ पे प्रशासन की भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। लेकिन बंगाली भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगा था। ठीक है, यानी जो संस्कृत भाषा है उससे उत्पन्न हुआ आपका बंगाली भाषा, इससे माना जा रहा है। कोई बोल रहा है वाणिज्यिक इस मतलब जो क्षेत्र था उनसे संबंध बना, तो इसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि उस समय जो प्रशासन की भाषा होती थी फारसी थी, लेकिन बंगाली क्या थे, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा जुड़ते गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये लोग सामान्य साहित्यिक भाषा से ये लोग जुड़ते गए। और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की पश्चिमी भाग की बोलचाल जो भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है ना। माना जाता है कि बंगाली का उद्भव यानी जो बंगाली हैं उनका उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, जो बंगाली हैं उनका जो भाषा है किससे हुआ है, तो वह संस्कृत से ही हुआ है। इसके अलावा जो गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार था, यह जनजातीय भाषाओं और जो यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आज के जो आधुनिक बंगाल का एक हिस्सा भी बन गया है। और बंगाली के जो प्रारंभिक साहित्य के 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जो बंगाली को क्या किया गया है, प्रारंभिक 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी क्या आपका उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत के महाकाव्यों के अनुवाद यानी मंगल काव्य, यानी जो शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवता से संबंधित होता है। और भक्ति साहित्य जैसे आपका गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ हैं, है ना, ये सब क्या आदि शामिल हैं। और दूसरी श्रेणी में क्या आपका नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के जो गीत और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ हैं, परी कथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं और या गाथा गीत है, ये सब क्या इससे संबंधित है। ठीक है, मैनामती और जो गोपीचंद हैं और जो धर्म ठाकुर हैं इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। ये लोग क्या थे, एक सन्यासी होते थे और लोग धीरे धीरे है ना तरह तरह के यौगिक क्रियाएं करते थे। और इनका गीत था जो विशेष रूप से अक्सर अभिनीत किया करते थे, है ना। यह बताता था कि जो रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया, है ना। और उसके बाद बताया गया है धर्म ठाकुर जो एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, उन जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति पर की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें बताया गया है पहली श्रेणी के जो ग्रंथों का काल था वो निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसा है कि उनकी जो पांडुलिपि क्या है पाई गई है। इससे पांडुलिपि पाने से क्या हुआ, चीज़ों को सबको समझने में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है। जिनमें यह इंगित किया गया कि उनकी रचना कब हुई, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। ठीक है, और दूसरी श्रेणी की जो कृतियां हैं मौखिक रूप से कहाँ सुनी जाती थी, इसलिए उनका जो काल का निर्णय है सही नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई चीज़ पांडुलिपि हो या कुछ आपको ग्रंथ मिल जाए तो चीज़ें क्या होती हैं, हमको समझने में आसानी होती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इनका कोई भी सब चीज़ जो भी सुनी सुनाई बातें हैं मौखिक रूप से हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है ना। जैसे पांडुलिपि है या ग्रंथ है, ये सब चीज़ नहीं पाया गया है। अब ये खास तौर पर
पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत क्या था, काफ़ी कम था। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें पीर मंदिर के बारे में। ठीक है, पीर मंदिर क्या होता है? पीर क्या है आपका, एक फारसी भाषा है ना, फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, जो आध्यात्मिक रूप से लोगों का क्या करे, मार्गदर्शक करे। एक है ना, कोई इंसान हो, जैसे कोई है, कि क्या करे, सामने वाले का मार्गदर्शन करे, व्यक्तियों का, है ना, लोगों का क्या करे, मार्गदर्शन करे। ये क्या कहलाते थे, पीर। अब पीर कौन सी भाषा है, तो ये फारसी भाषा है। इसको हम देखते हैं, इसमें बताया गया है 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ जो क्षेत्र थे उसे छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे वे लोग पूर्व की ओर बढ़ते गए, और वे लोग जंगल को साफ करके वहाँ पे जो धान की खेती करने लगे, और धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति लोग होते थे, है ना, वो लोग कैसे लोग थे, जनजाति लोग थे। किसानों के नए समुदाय भी मिल गए वहाँ पे, लोग धीरे धीरे क्या हुए, वहाँ पर जुड़ने लगे, और इन्हीं दिनों में बंगाल पर मुगलों का भी नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मुगलों का भी प्रशासन उन लोग का भी स्टार्ट हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर, है ना, ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसके बाद बताया गया है अधिकारी और कर्मचारी लोग भी भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे, तो ये लोग क्या किए हैं, सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया है। ठीक है, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने प्रदान किया, और ये नेता शिक्षकों और निर्णायक की भूमिका भी अदा करते थे। ठीक है, जो वहाँ के नेता थे ये लोग क्या होते थे, शिक्षक तथा वहाँ के जो निर्णायक की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ये लोग, ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग की नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ होती थी, जो स्नेह और आदर के लोग इन्हें क्या कहते थे, पीर कहते थे। ठीक है, यानी जो पीर कहा गया है, ये लोग स्नेह और सम्मान के तौर पर उनको बोलते थे। ठीक है, इनका ये मानना होता था कि इनके पास क्या है, अलौकिक शक्ति है। ठीक है, और इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, है ना, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, और विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, और यहाँ तक कि जो जीवात्माएं भी क्या होती थी, इसमें शामिल होती थी। पीरों की जो पूजा पद्धतियाँ थी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी उस समय, और उनकी मंजारें बंगाल में चारों तरफ क्या होती थी, पाई जाती थी। और आगे बताया गया इसमें बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, वहाँ पर बढ़ने लगा, और जो 19वीं शताब्दी में आकर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ों को हमने क्या किया है, चैप्टर 2 में देखा है ना, हमने उसको अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद क्या है, देखो, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्ति या समूह के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, यानी जो राजा थे, जो है ना, जो नए नए राज्य स्थापित कर रहे थे, अपना राज्य निर्माण कर रहे थे, नए नए शासन कर रहे थे राजा लोग, वे लोग क्या करते थे, हमने पढ़ा है, अपना शासन स्थापित करने के लिए, अपना सब कुछ दिखाने के लिए, हमारा इतना कंट्रोल है ना, ये लोग क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। अब मंदिर बनवाते थे, अपना जो स्वर्ण है, जो आभूषण है, जो सामान है, अधिकतर वहाँ पर ही रखा जाता था, तो उसके कारण क्या होता था, वहाँ पर हमला भी होता था, है ना। जो युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, जहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर रखी होंगी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, उस समय मंदिर बनवाया जाता था। ठीक है, और कौन बनवाता था, जो शक्तिशाली होते थे, यानी जो राजा होते थे, उनके माध्यम से मंदिर का निर्माण कराया जाता था। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। ठीक है, और यूरोप के जो व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए,
और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का भी क्या किया, काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया। और जैसे जैसे लोग की जो सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, तो उन्होंने इन स्मारक के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिस्थापित यानी जो प्रतिष्ठा थी उसकी भी घोषणा कर दी है ना। यानी जो लोग थे वहाँ पर, इसके माध्यम से जो उनकी स्थिति सुधरती गई, जो लोग धीरे धीरे ठीक होते गए, है ना, लोग क्या किए, अपना एक घोषणा किए, हम प्रतिष्ठित हैं, है ना। ये लोग अपना घोषणा किया। और जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली जो झोपड़ियाँ होती थी उसमें पूजे जाते थे, ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी कि उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी, ठीक है। जो ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ किया जाता था उनके द्वारा क्या किया गया, मंदिरों को स्थापित किया गया। आप इसको देख सकते हो, इसमें क्या है, ये दो चाला छप्परदार झोपड़ी है ये, और ये क्या है, चौचाला मंदिर है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ये क्या है आपका दो चाला छप्परदार झोपड़ी है, और ये क्या है, एक चौचाला मंदिर है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये आपका चित्र में क्या बताया गया है, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। इसमें कृष्ण जी की प्रतिमा है और ये गोपियों के साथ हैं, है ना, इनमें बताए गए हैं, चित्र में दर्शाए गए हैं। आगे हम देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मणों द्वारा क्या किया था, इसमें मान्यता प्राप्त था, इनकी जो प्रतिमाएं थी मंदिरों में भी क्या हुआ, धीरे धीरे स्थापित करने लगी। और इन मंदिरों की जो शक्ल या आकृति थी बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह, यानी जो हमने अभी देखा चित्र में, दो चाला यानी दो छतों वाली, यानी और चौचाला यानी चार छतों वाली होती थी, है ना। इसके कारण क्या हुआ, मंदिरों की स्थापत्य कला भी विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जो बंगाली जो शैली थी धीरे धीरे बढ़ा, और इसमें अपेक्षाकृत क्या हुआ, धीरे धीरे ये जटिल होता गया। और जो ये चौचाला यानी जो चार छतों वाली ढांचों में चार त्रिकोणी, है ना, त्रिकोणी छत चार दीवारी से बना हुआ है ना, ये जो आप देख सकते हो, हमने जो अभी देखा चित्र में क्या बताया गया इसका, ये जो चौचाला मंदिर है यानी चार छतों वाला, है ना, ये ढांचे में चार त्रिकोणी छत बनाया जाता था, ठीक है, इसको दीवारें बनाई जाती थी। और जो ऊपर में क्या होती थी, तिर्यक रेखा एक बिंदु से तक जाती थी, ठीक है। अब मंदिर आमतौर पर क्या होता था, एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, ठीक है। जो मंदिर है इसके भीतरी भाग में क्या होता था, कोई सजावट नहीं होता था। आज क्या है, कोई भी मंदिर हो वहाँ पर सजावट होता है, लेकिन उसमें क्या था, उस मंदिर में कोई सजावट नहीं होती थी। और कुछ मंदिर में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के जो बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक भी पहुंच चुकी थी। यानी जो सजावटें थीं ये टाइल मिट्टी पट्टियों से सजी होती थी, ये धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ते गया। और स्पेशल कहाँ पाया गया है, तो बंगाल के बांकुरा जिले में, ठीक है, विष्णुपुर के जो मंदिर है वहाँ पर पाया गया है। आगे देखेंगे, ये मछली है, उसमें जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है था। आज भी आप देखोगे बंगाल जाओगे तो वहाँ पर बंगाली लोग क्या करते हैं, मछली भोजन के रूप में लेते हैं, है ना, फेमस है काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पर जब शादी भी होता है तो स्पेशली क्या किया जाता है, ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को क्या किया जाता है, शादी में दिया जाता है मछली, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है आपका बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वही इसमें चित्र में बताया गया है, घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक है ना, ये आप देख सकते हो चित्र में। ये खाने के लिए क्या कर रही हैं, इसको ये मछली को कट कर रही हैं। इसमें बताया गया है मछली को भोजन के रूप में, यहाँ पर परंपरागत भोजन संबंधी आदतें और आम तौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर ये लोग निर्भर होते थे। और बंगाल के एक नदी मैदान है जहाँ पर मछली धान उपज यानी बहुत ज़्यादा होता था, और इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप से लोग जो थे वस्तुओं और गरीब जो बंगालियों की भोजन सूची में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या था, ये मछली था। क्या करते थे लोग, वहाँ पर ले आके खाते थे। और उसके बाद मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा है। आज भी आप जाओगे बंगाल में, देखना क्या है, मछली आपको हर जगह दिखेगा, है ना। अभी तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन बंगाल में फेमस है। लेकिन अब बंगाल में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, मछली क्या है वहाँ का फेमस है, वहाँ मेन धंधा वही है।
और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है, ठीक है, हर जगह मिलता है ज़्यादा। और वहाँ पर क्या है, मंदिरों में भी मिलेगा। बौद्ध जो विहार थे, दीवार पर जो मिट्टी की पट्टियाँ बनी हुई हैं उसमें भी मछलियों का क्या है, वर्णन किया गया है। साफ कर रहे हैं उसमें बताया गया है ना। टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाए गए हैं, यानी मछली को क्या किया जा रहा है, सफ़ा किया जा रहा है, टोकरी में लेकर जा रहे हैं उसको, है ना। यानी मछली के बारे में हर जगह बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया इसमें कि जो ब्राह्मण लोग थे उन लोग भी इसको भोजन के रूप में उनको अनुमति दी गई थी। यानी जो मछली भी है उसके भी कई टाइप होते हैं, बताया गया है। जो वहाँ के जो लेकिन स्थानीय आहार में मछली लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी थी। यानी क्या है, उनके लिए परमिशन मिल गया था कि वो लोग खा सकते हैं। और वहाँ पे जो बृहदम पुराण है, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। यानी जो मछली है उसके भी कई टाइप हैं, है ना, कई प्रकार हैं। क्या कर सकते हैं वो लोग, मछली सेवन कर सकते हैं, ठीक है। ये ना सही तो दूसरे टाइप की मछली। तो ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे क्या आपका क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे। इसमें आपका देखो साइड में दिया गया है, क्या है देखो, शास्त्री है, लघु चित्र क्या है, पीर क्या है, बोली क्या है, ये सब आप पढ़ोगे तो इसको आप बनाओगे, है ना। और जो डाउट होगा आप पूछिएगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जो आपका ये लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके पहले अगर आप लोग बाकी वीडियो नहीं देखे हो, आप लोग पढ़ लो ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। ठीक, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।